नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त प्रमोद सिंह तंवर वीआरबी एजुकेशन पर आपका हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करता हूं। दोस्तों आपकी आज की क्लास में मैं आपके लिए लेकर आया हूं बहुत ही जानदार शानदार टॉपिक बायोलॉजी का। और वो सबसे पहला टॉपिक है आपका दोस्तों सेल मीन्स कोशिका। जी हाँ दोस्तों, आपका जो न्यू टॉपिक है वो है दोस्तों आपका सेल, जिसे दोस्तों कहेंगे क्या, कोशिका। ठीक है दोस्तों सेल होने को तो एक बहुत छोटी चीज होती है। और बात करें, ये फिजिक्स के अंदर भी सेल होता है, केमिस्ट्री में भी सेल होती है और बायोलॉजी में सेल होती है। तो हम लेकर चल रहे हैं बायोलॉजी सेल, और बायोलॉजी की जो सेल है उसका अर्थ ही क्या होता है, छोटा कमरा। ठीक है दोस्तों, सेल जो वर्ड है सेल, इसका अर्थ होता है कोशिका। क्या होता है, कोशिका। दोस्तों इसकी स्टडी बोले तो अध्ययन, कोशिका का जो अध्ययन होता है वो कहलाता है दोस्तों साइटोलॉजी। ठीक है दोस्तों, कोशिका का जो अध्ययन होता है, स्टडी ऑफ सेल जो है वो क्या कहलाता है, साइटोलॉजी। दोस्तों मैं बाइलिंगुअल लेकर चलने की कोशिश कर रहा हूं। अगर फिर भी किसी बच्चे को प्रॉब्लम आए तो आप हमारे पास कॉल कर सकते हो दोस्तों, हमारे पास कमेंट कर सकते हो। साइटोलॉजी आपको हम बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म दे रहे हैं, बहुत अच्छी इसमें क्लासेस दे रहे हैं। हम केवल आपको उतना ही पढ़ाएंगे जितना आपका अग्निवीर एग्जाम में आने वाला है। दोस्तों हम आपको सजेस्ट भी यही करना चाहेंगे, आप केवल उतना ही पढ़ें जिससे आपकी नौकरी लग जाए। क्योंकि ज़्यादा पढ़ने से आपको एसएससी सीजीएल क्रैक करने के लिए आप थोड़ी पढ़ रहे हैं, आप तो अग्निवीर के लिए पढ़ रहे हैं। तो अग्निवीर के बैच में केवल अग्निवीर का मटेरियल मिलेगा, तो आपको केवल उतना ही पढ़ना है जिससे आपकी नौकरी लग जाए। ठीक है दोस्तों, तो अभी हम जो पढ़ा रहे हैं वो केवल सटीक चीजें पढ़ा रहे हैं जो आपके एग्जाम में आती हैं। मेन जो मैटर है वो यही तो है कि स्किप क्या क्या करना है, तो हम जो स्किप करके ही मैटर को दे रहे हैं, आपके पास से प्रोवाइड करवा रहे हैं। ठीक है दोस्तों, तो कोशिका का अध्ययन जो है वो क्या कहलाता है, साइटोलॉजी। देखिएगा दोस्तों, कोशिका जो है वो हमारे बॉडी के अंदर बहुत छोटा पार्ट है। तो हम कह सकते हैं जो सेल है, कोशिका सजीव की सबसे छोटी क्रियात्मक बोले तो फंक्शनल, सबसे छोटी क्रियात्मक तथा संरचनात्मक स्ट्रक्चर्ड ठीक है, संरचनात्मक तथा मूलभूत इकाई, बेसिक यूनिट। ठीक है दोस्तों, कोशिका जो है सजीव की सबसे छोटी क्रियात्मक, फंक्शनल तथा संरचनात्मक स्ट्रक्चर तथा मूलभूत इकाई है, बेसिक यूनिट है, कि इसी के ऊपर पूरी बॉडी टिकी होती है। या मैं कह सकता हूं कि हमारी सबसे छोटी इकाई है वो कोशिका होती है, इसी से हमारी बॉडी का निर्माण होता है। दूसरी बात, कोशिका खास बात क्या होती है, कोशिका में स्वतः जनन बोले तो सेल्फ रिप्रोडक्शन। कोशिका में स्वतः जनन, सेल्फ रिडक्शन की क्या होती है, कैपेसिटी होती है, क्षमता होती है। ठीक है दोस्तों, कोशिका के अंदर स्वतः जनन की क्षमता होती है। कोशिका मानव शरीर की या फिर ऑल ओवर सजीव जगत की, ठीक है, लिविंग वर्ल्ड की सबसे छोटी तथा क्रियात्मक, संरचनात्मक तथा क्या है, मूलभूत इकाई है। और इसके अंदर क्या होता है, स्वतः जनन क्षमता। हमारे शरीर में दिन के अंदर बहुत सारी कोशिकाएं नई बनती हैं, बहुत सारी कोशिकाएं नई बनती हैं और पुरानी कोशिकाएं टूट जाती हैं। तो ये ऑटोमेटिक अपडेट होता है, या मैं कह सकता हूं ये सेल्फ रिजनरेशन होता है, सेल्फ रिप्रोडक्शन होता है। इसमें बैलेंस जो होता है वो अपने आप ही हो पाता है। ठीक है दोस्तों, अच्छा इसके अलावा दोस्तों बात करें हम कोशिका की, तो कोशिका बताया मैंने मानव की सबसे छोटी इकाई है, इसके अंदर स्वतः जनन की क्षमता होती है। अब मैंने बताया कि मानव की सबसे छोटी इकाई है कोशिका, तो सबसे छोटी इकाई तो क्या होगी, कोशिका। ठीक है, कोशिका को क्या बता दिया मैंने, सेल। अब बहुत सारी जब कोशिकाएं मिलेंगी तो जाके क्या बनेगा, एक
ऊतक बनेगा, जिसको क्या बोलते हैं, टिश्यू। ठीक है दोस्तों, क्या बोलते हैं, टिश्यू, ऊतक। ऊतक, बहुत सारे ऊतक मिलेंगे तो जो दोस्तों क्या बनेगा, अंग बनेगा, ऑर्गेन। और बहुत सारे ऑर्गन मिलेंगे तो जाके क्या बनेगा दोस्तों, एक तंत्र। तंत्र को क्या बोलेंगे, सिस्टम। ठीक है दोस्तों, और कई सारे तंत्र मिलेंगे तो जाके एक क्या बनेगा, शरीर मिलेगा, और जिसे क्या कहेंगे हमें, बॉडी। तो ह्यूमन जो बॉडी है उसका कुछ स्ट्रक्चर इस प्रकार से होते हैं। हमारी जो बॉडी का निर्माण है वो सबसे पहले यदि बात करें, जैसे इस मकान की जो नींव होती है वो ईंट से रखी जाती है, तो इस प्रकार से हमारी बॉडी की जो नींव होती है, फाउंडेशन जो होता है वो क्या होता है, कोशिका। बहुत सारी कोशिकाएं मिलेंगी तो टिश्यूज बनेंगे, बहुत सारे टिश्यूज मिलेंगे तो ऑर्गन बनेगा, बहुत सारे ऑर्गन्स मिलेंगे तो एक सिस्टम बनेगा, और बहुत सारे ऑर्गन मिलेंगे तो क्या बनेगा, एक बॉडी बनेगी। तो हमारी बॉडी का निर्माण कुछ इस प्रकार से दोस्तों होता है। ठीक है दोस्तों, हमारी बॉडी के अंदर जो डिजीज होते हैं, रोग होते हैं, वो भी कुछ इस प्रकार से ही एंट्री करते हैं। हमारे एंट्री करने का जो तरीका है वो होता है सबसे पहले सेल। हमें सेल में पता नहीं चलता, उसके बाद में ऊतक पे पहुंचता है। हो सकता है हमें ऊतक पे, टिश्यूज पे ना पता चले तो हमारे किस पे जाके प्रॉब्लम आते हैं, ऑर्गन्स पे प्रॉब्लम आती है, या फिर हमारे कोई सिस्टम में प्रॉब्लम आती है, तब जाके हमारी बॉडी को पता चलता है। तो डिजीज भी इस प्रकार से एंट्री करते हैं और हमारी बॉडी का निर्माण भी कुछ इस प्रकार से होता है। ठीक है दोस्तों, अब बात लेकर चलते हैं हम कि इस सेल की खोज कैसे हुई, किसने की, कब की, क्यों की, कहां आवश्यकता पड़ी थी और किस लिए की थी। दोस्तों अगर आवश्यकता की बात करें तो आवश्यकता इसलिए पड़ी थी क्योंकि हम जब भी किसी चीज की स्टडी करते हैं तो हमें बेसिक कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए, हमारी फाउंडेशन क्लियर होने चाहिए, तभी हम वहां तक पहुंच सकते हैं। ठीक है दोस्तों, हम यदि अर्थ से यदि डायरेक्ट छत पे जाना चाहेंगे तो हम नहीं पहुंच सकते, हमें पहले फाउंडेशन तैयार करना पड़ेगा और अप टू अप चलना पड़ेगा। ठीक है, अब बात करते हैं डिस्कवरी ऑफ सेल, कोशिका की खोज की। ठीक है दोस्तों, कोशिका की खोज, कोशिका की खोज, डिस्कवरी ऑफ सेल। कोशिका की खोज की बात करें दोस्तों कि कोशिका खोज किसने की, तो दोस्तों एक वैज्ञानिक हुआ करते थे जिनका नाम था रॉबर्ट हुक। ठीक है दोस्तों, क्या नाम था, रॉबर्ट हुक। इस रॉबर्ट हुक नामक वैज्ञानिक ने दोस्तों 1665 में, जी हाँ दोस्तों, कब, 1665 में। वैसे तो आपको डेट याद रखनी नहीं है क्योंकि आपके एग्जाम में डेटें नहीं पूछी जाती हैं बायोलॉजी को लेकर। तो रॉबर्ट हुक ने कोर्क की छाल में, किसकी छाल में दोस्तों, कोर्क की छाल में देखा, क्या देखा, सेलुला, और सेलुला को हिंदी में क्या कहा जाता है, कोसा। ठीक है दोस्तों, और इसका शब्द, ये ग्रीक भाषा का वर्ड है, किसका है दोस्तों, ग्रीक भाषा का वर्ड है, सॉरी दोस्तों लैटिन भाषा का वर्ड है, लैटिन भाषा का वर्ड है क्या, कोसा। ठीक है दोस्तों, कोर्क की छाल में देखा, क्या देखा, सेलुला देखा, जिसे क्या कहा जाता है, कोसा, जिसका अर्थ, शाब्दिक अर्थ क्या होता है, जिसका अर्थ होता है कि छोटा कमरा। ठीक है, उन्होंने एक मधुमक्खी के छत्ते के जैसे मधुमक्खी का छत्ता होता है, बीज जो होते हैं वो कुछ इस प्रकार से होते हैं, इसमें मधुमक्खी बैठती है, तो इनके जो छोटे छोटे होल हैं, इन छोटे छोटे होल्स की जैसी एक स्ट्रक्चर दिखाई दी, और किस में दिखाई दी, कोर्क की छाल में, और उसको नाम क्या दे दिया, छोटे छोटे कमरों, इनको ग्रीक लैटिन भाषा में कहा जाता है सेलुला, और इन्होंने सेलुला नाम दे दिया। और सेलुला का अर्थ क्या होता है, कोसा, और हमारी भाषा में यदि बात करें, हिंदी भाषा में उसका मतलब क्या होता है, छोटा कमरा। तो एक छोटे कमरे जैसी एक संरचना दिखी, एक छोटे छोटे एक बीज मधुमक्खी के छत्ता जैसा एक संरचना दिखी, और उस छत्ते को उसने क्या नाम दे दिया, कोशिका। ठीक है दोस्तों, तो रॉबर्ट हुक ने सबसे पहले 1665 में कोर्क की छाल में एक संरचना देखी, जिसे उसने क्या नाम दे दिया, कोसा या कोशिका दे दिया। सॉरी लेकिन एक छोटा कमरा मिला, एक जिसको उसने एक संरचना नाम दे दिया, और नाम क्या दे दिया उसने, कोशिका। इसके बाद उसने एनालिसिस किया कि ये कोशिका जो थी वो कैसी कोशिका थी, मृत कोशिका, डेड सेल थी दोस्तों। ठीक है दोस्तों, कैसी कोशिका निकली, डेड सेल निकली।
लेकिन सबसे पहले इन्होंने फाउंड किया था, इसलिए रॉबर्ट हुक को कहा जाता है फादर ऑफ साइटोलॉजी। ठीक है दोस्तों, कोशिका विज्ञान का जनक। ठीक है दोस्तों, कोशिका विज्ञान का जनक या फादर ऑफ साइटोलॉजी किसको कहा जाता है? रॉबर्ट हुक को कहा जाता है। बात कब की है दोस्तों? 1665 की। किस में दोस्तों? कॉर्क की छाल में। और क्या देखा? एक छोटे कमरे जैसी संरचना मिली, और वो संरचना कैसी थी? मधुमक्खी के छत्ते जैसी। लेकिन वो कोशिका कैसी थी? मृत कोशिका। इसलिए इनको कहा जाता है फादर ऑफ साइटोलॉजी या फिर कोशिका विज्ञान का जनक। ठीक है दोस्तों, ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि रॉबर्ट हुक को कोशिका का या कोशिका विज्ञान का क्या कहा जाता है? जनक कहा जाता है, फादर ऑफ साइटोलॉजी कहा जाता है। अब बात करते हैं जस्ट इसके 9 साल बाद 1674 की। नाम है एंटोनी वान ल्यूवेनहोक। जी हाँ दोस्तों, वैज्ञानिक का नाम है ल्यूवेनहोक। और उन्होंने ल्यूवेनहोक ने तालाब में, किसमें दोस्तों? तालाब में देखा। किसमें देखा? ल्यूवेनहोक ने देखा किसमें? तालाब में। क्या देखा? तो दोस्तों शैवाल देखी। क्या देखी? शैवाल देखी। दोस्तों इन्होंने इनकी जो सूक्ष्मदर्शी था, उस सूक्ष्मदर्शी से देखा गया था। रॉबर्ट हुक ने भी अपनी खुद की सूक्ष्मदर्शी देखा था, अपने द्वारा बनाई हुई। लेकिन ये जो थी बहुत अच्छी सूक्ष्मदर्शी थी, इससे इन्होंने देखा, और ये भी खुद के द्वारा बनाई गई सूक्ष्मदर्शी थी। ठीक है दोस्तों, तो ल्यूवेनहोक ने तालाब में देखा, शैवाल को देखा और अपनी सूक्ष्मदर्शी से देखा, और उसका नाम जो था वो था स्पैरोगेरा। ठीक है दोस्तों, स्पैरोगेरा नाम की कोशिका देखी, शैवाल के अंदर देखी, तालाब में देखी। किसने देखी? ल्यूवेनहोक ने। और ये जो थी उनके लिए बहुत अच्छी सौभाग्य की बात थी कि ये कैसी कोशिका निकली थी? जीवित कोशिका। ठीक है दोस्तों, कैसी कोशिका थी? जीवित कोशिका थी, लिविंग सेल थी। तो बात करते हैं कि जीवित कोशिका की खोज किसने की? तो एंटोनी वान ल्यूवेनहोक ने की। और मृत कोशिका खोज किसने की? तो वो किसने करी दोस्तों? रॉबर्ट हुक ने। तो क्वेश्चन दोस्तों, दोनों क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं। दोनों क्वेश्चन हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट हैं। एक तो इंपॉर्टेंट ये है दोस्तों कि रॉबर्ट हुक ने किसकी खोज की? मृत कोशिका खोज की। और ये किस में देखा था? कॉर्क की छाल में। किस में देखा था दोस्तों? कॉर्क की छाल में। उसके बाद ल्यूवेनहोक ने देखा, किस में देखा? तालाब में देखा। और कैसी थी? शैवाल के अंदर देखा। नाम क्या था? स्पैरोगेरा। और कोशिका कैसी थी? जीवित कोशिका। ठीक है दोस्तों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोनों। इसके बाद दोस्तों जैसे ही कोशिका की खोज हो चुकी थी, कोशिका की खोज होने के बाद वैज्ञानिक आए और उन्होंने कोशिका के प्रिंसिपल्स दे दिए, कोशिका सिद्धांत दे दी, कोशिका थ्योरी दे दी इन्होंने, सेल थ्योरी। ठीक है दोस्तों, तो उसके बाद वैज्ञानिक आए जो क्या दिया? कोशिका सिद्धांत दिया। ठीक है दोस्तों, क्या दिया? कोशिका सिद्धांत दिया, और इसको कहा जाता है सेल थ्योरी। ठीक है दोस्तों, सेल थ्योरी, कोशिका सिद्धांत, सेल थ्योरी। ये एक जर्मनी वैज्ञानिक थे, एक का नाम था स्लाइडेन व स्वान। ये दो वैज्ञानिक, अलग अलग वैज्ञानिक थे, स्लाइडेन और दूसरा था स्वान। इन्होंने कोशिका सिद्धांत दिया। ठीक है दोस्तों, सेल थ्योरी दी, कोशिका सिद्धांत दिया, जिसके अनुसार इन्होंने क्या कहा था भी दोस्तों कि जो भी ह्यूमन बॉडी बात करें या फिर कोई भी और लिविंग यदि वर्ड की बात करें, लिविंग वर्ड की बात करें, सजीव जगत की बात करें, तो इसमें ऐसी कोई भी सजीव चीज नहीं है, कोई भी ऐसी सजीव चीज नहीं है जो किससे मिलकर ना बनी हो? कोशिका से मिलकर ना बनी हो। ये बात किसने कही थी? स्लाइडेन एवं स्वान ने। तो स्लाइडेन एवं स्वान के अनुसार, स्लाइडेन एवं स्वान ने दिया था, तो हम कह सकते हैं कोशिका सिद्धांत में वैज्ञानिक क्या नाम था? स्लाइडेन व स्वान के अनुसार, स्लाइडेन एवं स्वान के अनुसार सभी सजीव एक या
सभी सजीव एक या एक से अधिक कोशिका से एक या एक से अधिक कोशिका से मिलकर बने होते हैं। इनका कहना यह था स्लाइडेन एवं स्वान के अनुसार कि सभी जो कोशिकाएं होती हैं जो वो कहीं ना कहीं मिलकर वो ही क्या बनाती हैं, किसी सजीव का निर्माण कर पाती हैं। तो हम कह सकते हैं कोशिका सिद्धांत में स्लाइडेन एवं स्वान के अनुसार सभी सजीव जो हैं वो एक या एक से अधिक कोशिका से मिलकर बने होते हैं। तो हम कह सकते हैं सजीवों का जो निर्माण है, सजीव का निर्माण वो किससे होता है, कोशिकाओं से। तो सभी सजीवों का निर्माण किससे होता है, कोशिका से होता है। ये बात किसने कही दोस्तों, स्लाइडेन एवं स्वान ने। इसके जस्ट बाद एक वैज्ञानिक और आए जिसका नाम क्या था दोस्तों, रुडोल्फ विर्चाऊ। ठीक है दोस्तों, नाम क्या था, रुडोल्फ विर्चाऊ जो थे उन्होंने भी इस कोशिका सिद्धांत को थोड़ा सा मॉडिफाई करके और इन्होंने बोला, क्या बात की इन्होंने, कि जितने भी कोशिकाएं हैं, या मैं कह सकता हूं सभी नवनिर्मित कोशिकाएं बोले तो जो जो सेल जनरेट होती हैं उसकी बात कर रही हैं, वो हो सभी नवनिर्मित कोशिकाएं विनिर्मित कोशिका से बनती हैं। इनका मतलब ये था कि दोस्तों जितने भी कोशिकाएं जो होती हैं वो सभी कोशिकाएं पूर्व निर्मित कोशिकाओं से मिलकर बनती हैं। या फिर मैं ऐसे कह सकता हूं दोस्तों, इसको विनिर्मित की जगह हम कह सकते हैं पूर्व निर्मित कह सकते हैं दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो रुडोल्फ विर्चाऊ था, उन्होंने सभी कोशिकाओं के लिए कहा था कि जो सभी जो नई जनरेट कोशिकाएं होती हैं वो पूर्व निर्मित कोशिकाओं से मिलकर बनी होती हैं। इनका कहने का तात्पर्य है कि कोई भी ऐसा वो नियम नहीं है कि नई कोशिकाएं कहीं बाहर से आएगी, वो पुरानी कोशिकाओं से ही तैयार होती हैं। शरीर में बताया मैंने, बहुत सारी कोशिकाएं दिन में टूटती हैं, बहुत सारी कोशिकाएं दिन में नहीं बनती हैं। तो इन्होंने जब बताया तो एक इन्होंने मत भी दिया था, रुडोल्फ विर्चाऊ ने एक मत दिया। ठीक है, एक इन्होंने बात कही थी, क्या, ओमनिस, इनकी भाषा में कहा था इन्होंने ओमनिस सेलुला ई सेलुला, ये इनका मत था। ठीक है दोस्तों, और ये ही जो मत था, ये मत ही, उस मत का अर्थ ही ये है कि सभी नवनिर्मित कोशिकाएं जो होती हैं वो पूर्व निर्मित जो कोशिकाएं होती हैं उनसे मिलकर बनती है। तो कोशिका सिद्धांत के नाम पर दो सिद्धांत दिए गए थे, दो प्रिंसिपल दिए गए थे। सेल थ्योरी के नाम पे दो थ्योरी दी गई थी, एक तो स्लाइडेन एवं स्वान ने दिया था, और स्लाइडेन एवं स्वान बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें मैं वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लिख सकता हूं दोस्तों। कोशिका सिद्धांत में स्लाइडेन एवं स्वान के अनुसार सभी जो सजीव जो होते हैं वो एक या एक से अधिक कोशिका से मिलकर बने होते हैं, या फिर मैं ये कह सकता हूं कि सभी जो सजीव हैं वो कोशिकाओं से मिलकर ही बनते हैं। सॉरी दोस्तों। उसके अलावा दूसरा बात है कि सभी जो सजीव हैं उनका निर्माण किससे होता है, कोशिकाओं से होता है। और मैंने भी बताया था कोशिकाओं से ऊतक बनते हैं, ऊतक से ऑर्गन बनते हैं, ऑर्गन से सिस्टम बनता है, उससे बॉडी डेवलप होती है। उसके बाद जो वैज्ञानिक आए थे थ्योरी के रूप में देने के लिए, वो थे रुडोल्फ विर्चाऊ। इन्होंने बताया कि सभी नवनिर्मित जो कोशिकाएं होती हैं वो पूर्व निर्मित कोशिकाओं से मिलकर बनी होती हैं। पूर्व निर्मित कोशिकाओं की बात करें तो ये में ओल्ड जो सेल थी, जो डेड होने के कगार पे थी, उनसे ही क्या होता है, नवनिर्मित या फिर न्यू सेल जनरेट होती हैं। और ये इन्होंने जो मत दिया था वो क्या था, ओमनिस सेलुला ई सेलुला। ठीक है दोस्तों, ओमनिस सेलुला ई सेलुला, यही जो मत था वही ये था कि नवनिर्मित कोशिकाएं पूर्व निर्मित सेल कोशिकाओं से बनती हैं। अब चलते हैं हम दोस्तों जो कोशिकाएं जो होती हैं इनके सिद्धांत मिले, इन सिद्धांतों को कुछ अपवाद भी मिले। ठीक है दोस्तों, इन सिद्धांतों को क्या मिले, अपवाद।
कोशिका सिद्धांत के अपवाद मिले। तो दोस्तों अपवाद क्या होते हैं? अपवाद वे होते हैं जो कोशिका सिद्धांत का फॉलो नहीं कर रहे थे। कोशिका सिद्धांत को जो फॉलो नहीं कर रहे थे वही एक्सेप्शंस मिल रहे थे हमें, तो हम कह सकते हैं एक्सेप्शंस, ठीक है, एक्सेप्शन ऑफ सेल थ्योरी। ठीक है दोस्तों, तो कुछ एक्सेप्शंस हैं आपके सेल थ्योरी के, जिसमें से एक पहला कौन सा है? विषाणु। ठीक है दोस्तों, विषाणु को बोला जाता है वायरस। वायरस अपने आप में बहुत बड़ा अपवाद है जो कि कोशिका सिद्धांत को फॉलो नहीं करता है। जैसे बात करें कोशिका सिद्धांत में था कि सभी कोशिकाएं जो होती हैं, सभी जो जीव होते हैं, सजीव होते हैं, वो किससे मिलकर बने होते हैं? कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं। ठीक है, लेकिन ये जो है वो डेड सेल और ये हम ये कह सकता हूं मैं लिविंग सेल, इन दोनों के बीच की क्या है? योजक कड़ी है। तो हम कह सकते हैं विषाणु सजीव व निर्जीव, सजीव व निर्जीव के बीच की, सजीव व निर्जीव के बीच की कनेक्टिव लिंक, योजक कड़ी, कनेक्टिव लिंक होती है। ठीक है दोस्तों, विषाणु है, वायरस जो है वो सजीव और लिविंग और नॉन लिविंग, सजीव तथा सजीवों निर्जीवों के बीच की क्या है? योजक कड़ी है, कनेक्टिव लिंक है। अर्थात सजीवों में विषाणु ग्रोथ करता है या फिर कह सकता है विकसित होता है, जबकि निर्जीव में मृत ही रहता है। इसका मतलब क्या हुआ दोस्तों? सजीवों के शरीर में विषाणु जो होते हैं वो ग्रोथ करता है, जबकि निर्जीवों के शरीर में जैसा रहता है डेड वैसा का वैसा ही रहता है। तो इससे कहा जाता है लिविंग तथा नॉन लिविंग के बीच की योजक कड़ी। क्यों कहा गया है दोस्तों सजीव और निर्जीव के बीच की योजक कड़ी? क्योंकि सजीव और निर्जीव को दोनों के बीच को जोड़ने वाली जो है लिंक वो है आपका वायरस। ठीक है दोस्तों, सजीवों और तथा निर्जीवों के बीच की योजक कड़ी किसको बता दिया? वायरस को। ये निर्जीव के शरीर में निर्जीव रहता है तथा सजीवों के शरीर में सजीव रहता है, इसलिए इसको क्या कहा गया है? अपवाद। क्योंकि सेल तो इन्होंने बताया था कि सभी जो सजीव हैं वो किससे मिलकर बने होते हैं? सेल से मिलकर बने होते हैं, लेकिन ये एक ऐसा अपवाद है जो इसको फॉलो नहीं कर पाता है। दूसरा दोस्तों एक अपवाद और भी है जिसका नाम है आरबीसी। आरबीसी दोस्तों होता है रेड ब्लड सेल, या हम कह सकते हैं लाल रक्त कोशिकाएं, या फिर मैं इसे रक्ताणु भी कह सकता हूं दोस्तों। तो इस जो आरबीसी है, लाल रक्त कणिकाएं, रक्ताणु, ये भी अपवाद है। क्यों? क्योंकि आरबीसी में न्यूक्लियस नहीं पाया जाता है। दोस्तों आपको बताया था न्यूक्लियस नहीं पाया जाएगा तो उसके अंदर जो जेनेटिक्स जो डेवलपमेंट होते हैं वो प्रॉपर नहीं हो पाते हैं। इस वजह से फिर भी ये क्या है? अपवाद है। वैसे विदाउट आरबीसी में जिंदा, आरबीसी के साथ में केंद्र यदि है तो जिंदा रहना मुश्किल भी है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, आरबीसी का अपवाद है, लाल रक्त कणिका एक अपवाद है, एक्सेप्शंस है। क्योंकि इसमें केंद्रक नहीं पाया जाता है, न्यूक्लियस नहीं पाया जाता है। अब बात करते हैं एक ऐसा भी अपवाद है, अपवाद है जिसकी आरबीसी में केंद्रक पाया जाता है, न्यूक्लियस से पाया जाता है। वो एक तो है दोस्तों आपका राजस्थानी जो जहाज है, क्या? ऊंट, कैमल, तथा एक है आपका लामा। दक्षिण अफ्रीका का जीव है दोस्तों एक लामा। ये दोनों एक्सेप्शंस हैं
किसके? आरबीसी के, जिसकी आरबीसी में केंद्रक पाए जाते हैं। हमारी आरबीसी में केंद्रक नहीं पाए जाते। हमारी में सेल की बात करें तो यूकैरियोटिक सेल है हमारे में, लेकिन अपवाद है कि आरबीसी में केंद्रक नहीं पाए जाते हैं, जबकि इन दो जीवों के आरबीसी में केंद्रक पाया जाता है, न्यूक्लियस पाया जाता है। ठीक है दोस्तों, तो दो प्रकार के अपवाद हैं जो कि कोशिका सिद्धांत को फॉलो नहीं करते। कोशिका सिद्धांत दिया किसने था? स्लाइडनेम स्वान ने और एक रुडोल्फ विर्चाउ ने। इन्होंने जो नियम दिए थे, सिद्धांत दिए थे, उनको फॉलो कौन कौन नहीं कर रहा है? तो विषाणु नहीं कर रहा है, क्योंकि विषाणु निर्जीव के शरीर में निर्जीव रहता है और सजीव के शरीर में सजीव रहते हैं। जबकि जो आरबीसी है, रेड ब्लड सेल है, लाल रक्त कणिका है, जिसे रक्ताणु कह रहा हूं मैं, इसमें केंद्रक नहीं पाया जाता है। और इसका एक अपवाद है, जिसकी आरबीसी में केंद्रक पाया जाता है। पेपर में क्वेश्चन पूछा जाता है कि ऐसा कौन कौन सा जीव है जिसकी आरबीसी में केंद्रक पाया जाता है। ठीक है दोस्तों, तो मैं ये कहना चाहूंगा कि एक हमारे पास दो ही एक ऐसे जीव हैं, जो एक तो ऊंट और एक लामा, जिनकी आरबीसी में केंद्रक पाया जाता है। ठीक है दोस्तों, अब चलते हैं नेक्स्ट पेज पे। दोस्तों कोशिका, नेक्स्ट है कोशिका। अच्छा दोस्तों, कोशिका में क्वेश्चन बनते हैं कि मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका, मानव शरीर की सबसे छोटी कोशिका। तो मैं वो आपको क्वेश्चन लिखवा देता हूं साथ साथ। सजीव जगत की सबसे बड़ी कोशिका, सजीव जगत की सबसे बड़ी कोशिका। तो दोस्तों कौन सा है वो? शुतुरमुर्ग का अंडा, शुतुरमुर्ग का अंडा, ऑस्ट्रिच एग। ठीक है दोस्तों, शुतुरमुर्ग का जो अंडा है वो सजीव जगत की, लिविंग वर्ल्ड की सबसे बड़ी सेल है, लार्जेस्ट सेल ऑफ लिविंग वर्ल्ड। वो कौन है? ऑस्ट्रिच एग, शुतुरमुर्ग का अंडा। दोस्तों बहुत सारी सेल ऐसी होती हैं जिनको हम नग्न आंखों से नहीं देख सकते, केवल सूक्ष्मदर्शी देख सकते हैं। भी हमारी जो स्किन है उसके अंदर भी हमारी सेल दिखाई देती हैं, लेकिन हमें दिख नहीं पा रही, क्योंकि वो हमें किसी दिखाई देंगी? माइक्रोस्कोप से दिखाई देंगी। और जो शुतुरमुर्ग का अंडा है वो बहुत बड़ा होता है, वो हमें दिखाई दे सकता है। तो सबसे बड़ी सेल की बात करें तो कौन सा है? शुतुरमुर्ग का अंडा। अब बात करें कि सजीव जगत की सबसे छोटी, जी हां दोस्तों, एक है क्वेश्चन सबसे बड़ी कोशिका और दूसरा क्वेश्चन है सबसे छोटी कोशिका। दोस्तों क्वेश्चन पॉइंट टू पॉइंट नोट कर लेना, क्योंकि ये जो नोट्स हैं वो आपके लिए बहुत कारगर साबित होने वाले हैं। आपकी आर्मी अग्निवीर में आपको 100% सिलेक्शन दिलाएंगे। दोस्तों आपको बता देता हूं मैं कि अपने इन नोट्सों से एक क्वेश्चन भी बाहर जाने वाला नहीं है, क्योंकि हम उतना ही पढ़ाते हैं, पॉइंट टू पॉइंट नोट करवाते हैं, जितना आपके एग्जाम को टच कर पाए। दोस्तों आपका एग्जाम को पैटर्न को देखते हुए ही हम पढ़ा रहे हैं, हम एक्स्ट्रा नॉलेज कुछ भी नहीं देंगे आपको। और मैं भी यही सलाह दूंगा कि पढ़ें उतना ही जिससे आपका सिलेक्शन हो जाए, और जिद होनी चाहिए कि हमें आर्मी अग्निवीर में अब की बार सिलेक्शन लेना है। दोस्तों सजीव जगत की सबसे छोटी जो कोशिका है वो कौन सी है आपकी? वो है आपका माइकोप्लाज्मा। ठीक है दोस्तों, माइकोप्लाज्मा जो है वो सजीव जगत की सबसे छोटी कोशिका है। ठीक है, इसको पीपीएलओ कहा जा सकता है दोस्तों, पीपीएलओ, प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। ठीक है दोस्तों, उसके अलावा बात करें मनुष्य की। ठीक है दोस्तों, मनुष्य की सबसे बड़ी कोशिका, लार्जेस्ट सेल ऑफ ह्यूमन बॉडी, वो कौन सी है दोस्तों? वो है आपका ओवम, अंडाणु। ठीक है दोस्तों, वो कौन सी है आपकी? अंडाणु। अंडाणु जो है वो आपकी सबसे बड़ी सेल है। मनुष्य की सबसे बड़ी जो सेल होती है वो कौन सी होती है? अंडाणु। बात करें मनुष्य की सबसे लंबी कोशिका, तो दोस्तों वो कौन सी है आपकी? न्यूरॉन सेल। ठीक है दोस्तों, कौन सी है? न्यूरॉन सेल, तंत्रिका कोशिका, न्यूरॉन सेल। ठीक है दोस्तों, मनुष्य की सबसे लंबी कोशिका आपकी तंत्रिका कोशिका मानी जाती है, और मनुष्य की सबसे बड़ी कोशिका अंडाणु मानी जाती है, जो कि मादा के अंदर पाई जाती है, फीमेल के अंदर पाई जाती है। ठीक है दोस्तों, उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट, मनुष्य की सबसे छोटी कोशिका, स्मॉलेस्ट सेल ऑफ ह्यूमन बॉडी, वो कौन सी है दोस्तों? वो है आपका स्पर्म, शुक्राणु।
ठीक है दोस्तों, स्पर्म होती है वो मनुष्य की सबसे छोटी कोशिका होती है। मनुष्य की सबसे बड़ी कोशिका तंत्रिका कोशिका, मनुष्य की सबसे लंबी कोशिका है तंत्रिका कोशिका, सबसे बड़ी कोशिका अंडाणु, सजीव जगत की सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग का अंडा। तो दोस्तों सजीव जगत की सबसे छोटी कोशिका वो है आपका माइकोप्लाज्मा। ठीक है दोस्तों, ये आपकी हो गई कोशिका छोटी और बड़ी। अब बात करते हैं हम दोस्तों कोशिका के प्रकार। कोशिका के प्रकार, टाइप्स ऑफ सेल। ठीक दोस्तों, टाइप्स ऑफ सेल, कोशिका के प्रकार। दोस्तों कोशिका दो प्रकार की होती हैं, एक तो होती है दोस्तों प्रोकैरियोटिक, ठीक है दोस्तों, और एक होती है दोस्तों यूकैरियोटिक। ठीक है दोस्तों, दो प्रकार की सेल पाई जाती है, एक है प्रोकैरियोटिक सेल और दूसरी है यूकैरियोटिक सेल। प्रोकैरियोटिक सेल प्रो और यूकैरियोटिक सेल ईयू। ये प्रो बोला जाता है, ये पहले की सेल, पहले विकसित हुई जो सेल थी, और ये विकसित होने से पहले की सेल है, और ये है आफ्टर ग्रोथ, या हम कह सकते हैं बाद वाली ग्रोथ वाली सेल है। ठीक है दोस्तों, तो प्रोकैरियोटिक सेल जो होती है वो पहले वाली सेल है, और यूकैरियोटिक सेल है वो कौन सी है दोस्तों, बाद वाली सेल है। बाद वाली सेल बोले तो डेवलप होने के बाद। अब दोस्तों इनमें मैं थोड़ा सा बेसिक कंसेप्ट क्लियर कर देता हूं आपका कि ये इनमें डिफरेंट क्या होते हैं। दोस्तों प्रोकैरियोटिक सेल है वो कुछ ऐसे मानो ये जो खोखली बूंदी, ये इसको मैं खोखली बूंदी की तरह व्यवहार करती है ये, और ये जो होती है वो ये मानो कि अंदर से फुलफिल जो बूंदी है उसकी तरह व्यवहार करती है, लेकिन है दोनों ये मानो बूंदी। अरे ये मान सकते हो ये लड्डू वाली बूंदी है और ये रायते वाली बूंदी है। ठीक है दोस्तों, रायते वाली जो बूंदी होती है वो अंदर से क्या होती है, खोखली होती है, पोली होती है, इसलिए इसको बोल सकते हैं हम अविकसित। क्या बोल सकते हैं दोस्तों, अविकसित। और इसको ये अंदर से भरी होती है, इसलिए हम इसको बोल सकते हैं क्या, विकसित। दोस्तों इसके अंदर सबसे मेन जो डिफरेंट होते हैं वो मेन डिफरेंट यही होता है, जो ये इस वाली बूंदी के अंदर न्यूक्लियस केंद्रक नहीं पाया जाता है सॉरी केंद्रक नहीं पाया जाता है। ठीक है दोस्तों, इस वाली कोशिका में, प्रोकैरियोटिक कोशिका में न्यूक्लियस नहीं पाया जा सकता है, नहीं पाया जाता है सॉरी, और इसके अंदर न्यूक्लियस पाया जाता है, केंद्रक पाया जाता है। ठीक है दोस्तों, सबसे पहला डिफरेंट तो ये है। दूसरा डिफरेंट, इसमें केवल एक गुणसूत्र पाया जाता है, एक गुणसूत्र पाया जाता है। ठीक है दोस्तों, जबकि इसमें बात करें तो इसमें एक से अधिक गुणसूत्र पाए जाते हैं। साथ साथ में नोट करते रहना, इन पॉइंट्स को नोट करते रहना। ठीक है दोस्तों, इसमें केंद्रक नहीं पाया जाता है या फिर अविकसित केंद्र पाया जाता है, न्यूक्लियस पाया जाता है, और इसके अंदर डेवलप्ड न्यूक्लियस पाया जाता है, केंद्रक विकसित पाया जाता है। इसमें एक गुणसूत्र पाया जाता है दोस्तों, और यूकैरियोटिक में, ये दोस्तों यूकैरियोटिक है, और ये दोस्तों कैसी है, प्रोकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक में केवल एक गुणसूत्र पाया जाता है, यूकैरियोटिक में एक से अधिक गुणसूत्र पाए जाते हैं। ठीक है दोस्तों, इसके अंदर जो जनन होता है, रिप्रोडक्शन होता है, वो होता है लैंगिक। ठीक है दोस्तों, कैसा जनन होता है, लैंगिक जनन होता है, और दोस्तों इसके अंदर होता है अलैंगिक जनन। ठीक है दोस्तों, अलैंगिक जनन। अच्छा, इसमें जब लैंगिक जनन हो रहा है, सॉरी उल्टा बोल दिया मैंने, ये होता है अलैंगिक जनन, और दोस्तों ये होता है कौन सा, अलैंगिक जनन, सॉरी ये होता है लैंगिक जनन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होते हैं, लैंगिक जनन होते हैं, और ये अलैंगिक जनन होते हैं। इसमें जो कोशिका का विभाजन होता है वो किस प्रकार से होता है, वो होता है या तो विखंडन से होगा, किससे होगा दोस्तों, विखंडन से होगा, फर्मेंटेशन से होता है, या फिर किससे होता है, मुकुलन से होता है, बडिंग से होता है, मुकुलन। ठीक है दोस्तों, या तो विखंडन से होता है,
ठीक है, विखंडन से होता है या फिर मुकुलन से होता है। फ्रेगमेंटेशन जो होता है वो विखंडन होता है, और जो बडिंग होता है वो क्या होता है, मुकुलन। तो या तो विखंडन से या फिर मुकुलन से इनमें जनन होता है, ठीक है। और इसकी बात करें तो इसमें जनन किस प्रकार से होता है, या तो क्या होगा, समसूत्री विभाजन होगा, समसूत्री विभाजन होगा, समसूत्री विभाजन होगा, या फिर कैसा होगा दोस्तों, अर्धसूत्री विभाजन होगा, अर्धसूत्री विभाजन। जी हाँ दोस्तों, समसूत्री विभाजन और अर्धसूत्री विभाजन माइटोसिस और मियोसिस जो रिप्रोडक्शन होता है, जबकि इसके अंदर कैसा होता है, या तो फर्मेंटेशन होगा, विखंडन होगा, या फिर क्या होगा, बडिंग, मुकुलन होगा। ठीक है दोस्तों, तो मैं डिफरेंट बिटवीन प्रोकैरियोटिक सेल एंड यूकैरियोटिक सेल को बताना चाह रहा हूं दोस्तों। पहली जो डिफरेंट है कि इसमें केंद्रक नहीं पाया जाता है, या फिर हम कह सकते हैं न्यूक्लियस डेवलप नहीं होता है, विकसित नहीं होता है, जबकि यूकैरियोटिक सेल में केंद्रक विकसित पाया जाता है। हम दूसरा डिफरेंट देखेंगे, इसमें केवल एक गुणसूत्र पाया जाता है, जबकि इसमें एक से अधिक गुणसूत्र पाए जाते हैं। गुणसूत्र को दोस्तों क्रोमोसोम बोला जाता है। ठीक है दोस्तों, इसमें ये अंदर से खोखली होती है, ठीक है, और ये भरी हुई बूंदी होती है। तो इसमें जो जनन होता है वो अलैंगिक जनन होता है, ठीक है, अलैंगिक जनन होता है, जबकि इसमें लैंगिक जनन होता है। तो इसमें लैंगिक जनन होगा तो दोनों होंगे, माइटोसिस भी होगा और मियोसिस भी होगा, समसूत्री भी होगा और अर्धसूत्री भी होगा। जबकि इसके अंदर जो कोशिका का विभाजन है वो किस प्रकार से होगा, या तो विखंडन से होगा या फिर मुकुलन से होगा। विखंडन को बोला जाता है फ्रेगमेंटेशन, और मुकुलन को बोला जाता है दोस्तों बडिंग। ठीक है दोस्तों, उसके अलावा नेक्स्ट जो है वो इसके अंदर 70S प्रकार का राइबोसोम पाया जाता है, और इसमें जो होता है वो 80S राइबोसोम पाया जाता है। ठीक है दोस्तों, इसके अंदर 70S राइबोसोम माना जाता है, पाया जाता है, इसके अंदर 80S राइबोसोम पाया जाता है। ये अविकसित सेल होती है, या फिर मैं कह सकता हूं ये अविकसित कोशिका होती है, जबकि ये विकसित कोशिका होती है। ठीक है दोस्तों, तो आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आया होगा कि प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल में क्या फर्क है। अच्छा दोस्तों, हमारे अंदर, या फिर हम कह सकते हैं कि मनुष्य के अंदर कौन सी सेल पाई जाती है, तो पाई जाती है दोस्तों कौन सी, यूकैरियोटिक सेल। ठीक है दोस्तों, मेरे ख्याल से आपको बहुत अच्छा लगा होगा ये टॉपिक, और कोई समस्या हो, आपको कुछ पूछना हो आर्मी अग्निवीर के लिए, तो दोस्तों आप विजिट कर सकते हैं VRB एजुकेशन के जो चैनल है, उसके ऊपर मोबाइल नंबर वगैरह सब कुछ मिलेंगे आपको। इस मोबाइल पे कांटेक्ट करके आपको जो भी प्रॉब्लम हो उसका सॉल्यूशन मिल जाएगा आपको। दोस्तों आपको यदि बहुत अच्छा और बहुत कम समय में सिलेक्शन लेना है तो दोस्तों आपको VRB एजुकेशन पे कंटिन्यू जुड़े रहना है दोस्तों। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।